नमस्ते। आज हम हिंदी पाठ्यक्रम में सम्मिलित साना साना हाथ जोड़ी पाठ का अध्ययन करेंगे जो कृतिका पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। कृतिका पुस्तक में दिया गया तीसरा पाठ साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया जी द्वारा लिखा गया है। जानते हैं मधु कांकरिया जी के विषय में। मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, अर्थात इन्होंने कौन सी रचनाएं की लिखी हैं पुस्तकें या यात्रा वृतांत उपन्यास, उनके विषय में बताया जा रहा है। पत्ताखोर उपन्यास, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में ईशु, कहानी संग्रह। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृतांत भी लिखे हैं और आज जो हम पढ़ेंगे साना साना हाथ जोड़ी, यह भी एक यात्रा वृतांत ही है। तो यात्रा वृतांत होता है जब आप किसी यात्रा पर जाते हैं और उसके विषय में आप लिखते हैं, वहाँ किस प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य है, कैसे रमणीय दृश्य हैं, इत्यादि इत्यादि जो भी आप महसूस करते हैं अपनी यात्रा के दौरान, उस सभी का वर्णन करना यात्रा वृतांत कहलाता है। तो ये यात्रा वृतांत ही आज हम पढ़ेंगे, लेखिका द्वारा रचित। मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार की रचनाएं लिखी, किन बातों से मधु कांकरिया जी प्रेरित थी और किन ऐसे समाज के जो असामाजिक तत्वों या असामाजिक कार्यों के प्रति उनकी चिंता थी, जिनको वो अपनी रचनाओं का आधार बनाती थी, अर्थात उन पर आधारित वो अपने लेखन कार्य को संपन्न करती थी। आगे देखते हैं। महानगरों की भाव शून्यता। महानगर जो कि हमारे बड़े बड़े नगर हैं, उनकी भाव शून्यता को क्यों कहा गया यहाँ? क्योंकि उनमें लोगों की भाग दौड़ से भरी हुई जिंदगी है और ऐसा कह सकते हैं कि उनके पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। अगर हम किसी बड़े शहर में रहते हैं तो वहाँ रहने के लिए अलग हिसाब किताब रहता है, जीवन यापन करने के लिए अनेक आपके पास ऐसे आवश्यकताएं होती हैं जीवन यापन की, कि जिनके लिए आपको बहुत प्रयास, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है और उस कठिन परिश्रम के कारण आपके पास अपने परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने का और बात करने का समय भी नहीं बचता। तो इसके कारण लेखिका कहती है कि ये भाव शून्यता है, भाव शून्य हो गए हैं, व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख के साथी भी नहीं रह गए हैं। भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब, इससे थक कर, अर्थात ये जो भागम भाग है और महानगर की भाव शून्यता है, इन सब से थक गई हैं वो मधु जी, ऊब गई हैं और दूर दूर की यात्राओं की ओर इस कारण से वे चली जाती हैं। जब वो इन सब से ऊब जाती हैं तो यात्राओं के लिए निकल जाती हैं और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृतांतों में शब्दबद्ध किया है और यात्रा वृतांतों में अपने इसी अनुभव को उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। साना साना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक, तो सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक के विषय में हम पढ़ेंगे इस पाठ में और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। किस प्रकार लेखिका वहां से हिमालय की यात्रा के लिए गई और क्या ऐसा अद्भुत दृश्य, अद्भुत सौंदर्य उन्होंने वहां देखा, तो उन रमणीय स्थलों के वर्णन से इस पाठ को उन्होंने भरा है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है, मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य, पल पल परिवर्तित अर्थात हर पल परिवर्तित होने वाला, कि हर कुछ समय बाद हम देखते हैं वर्षा आ जाती है पहाड़ी स्थानों पर। यदि आप पर्वतीय स्थलों की यात्रा आपने की हो तो वो कहा जाता है कि ये पल पल में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वहां पर कभी तेज हवाएं चलने लगती हैं, कभी कुछ शांत हो जाती हैं, कभी ठंड बढ़ जाती है और कभी वर्षा भी आने लगती है। तो इस प्रकार पल पल परिवर्तन वहां पर होते रहते हैं।
तो उस सौंदर्य को हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हो, इस प्रकार का आभास हमें इस पाठ को पढ़ते समय होता है। महिला यायावरी की विशिष्टता, कि वो यायावर है अर्थात यात्रा करना उन्हें पसंद है, वो यात्रा करती रहती हैं और उसी को की इस विशिष्टता को, ये एक विशेषता है उनकी, और इसे हम इस यात्रा वृतांत में देख सकते हैं। तो महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृतांत में देखी जा सकती है। लेखिका हिमालय के पाठ का परिचय मैं देना चाहूंगी। आप देख रहे हैं चित्र में दिखाए गए हैं हिमालय पर्वत, जो कि बहुत ही सुंदर बर्फ से ढकी हुई आच्छादित यहाँ की पर्वत श्रेणियां आप देख सकते हैं चित्र में। इन बर्फ से ढके हुए सुंदर पहाड़ों को देखकर किसका मन मोहित नहीं हो जाता। हम सभी चाहते हैं कि हम ऐसे पर्वतीय स्थलों की यात्रा पर जाएं, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों की यात्राओं पर गए भी होंगे अवश्य। और जब बर्फ वहां पर गिर रही हो तो उस समय का तो सौंदर्य अत्यंत अद्भुत हो ही उठता है, और सभी उस बर्फ का सौंदर्य, उसका लुत्फ उठाते हैं। चाहे हम बर्फबारी उसको एक दूसरे को हम मारें, बर्फ से उछालें उसे, और उसको आंखों में समेट लेना चाहते हैं उस अद्भुत सौंदर्य को। इतना सुंदर दृश्य वो होता है, और यही लेखिका के मन को भी मोहित कर रहा है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहां के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती हैं। तो केवल उन्होंने इस पाठ के माध्यम से केवल सौंदर्य, जो वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, पर्वतीय सौंदर्य है, केवल उसी का वर्णन नहीं किया, अपितु इसके माध्यम से वे वहां के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती हैं, अर्थात उनके विषय में भी हमें इस पाठ के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये भी एक विचारणीय बिंदु है यहाँ का, इस पाठ का, कि जिन पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा के लिए हम जाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, हम वहां पर जाकर खूब मस्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, लेकिन उन रास्तों को बनाने के लिए अनेक लोगों ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी। तो वो भी एक बलिदान उन्होंने अपना दे दिया, अपने जीवन का बलिदान दे दिया उन रास्तों को बनाने के लिए, जिन्हें देखने के लिए सभी लोग उमड़ पड़ते हैं, उन रास्तों पर आगे बढ़ते हैं और उन पर्वतीय स्थलों की सुंदरता को देखना चाहते हैं। कितना कठिन कार्य है यहाँ ऐसे स्थानों पर मार्ग बनाना जिन पर लोग चल सकें, गाड़ियां जा सकें। तो पत्थरों को, पर्वतों को तोड़ तोड़कर डायनामाइट द्वारा उन्हें तोड़ा जाता है, विस्फोट किया जाता है, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, छोटे छोटे पत्थरों को बांधा जाता है। आप देखेंगे जाली लगाई जाती है। यदि आपने ऐसे स्थलों की यात्रा की होगी तो आपने देखा होगा कि अनेक स्थानों पर ऐसे पत्थरों को रोकने के लिए जालियां लगाई जाती हैं और इस प्रकार मार्ग बनाने का प्रयास किया जाता है। और लेकिन इन सभी कार्यों में बहुत ये खतरनाक भी होते हैं और ऐसे कई हादसे भी हो चुके हैं कि लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो वो भी एक कठिन कार्य है और साथ ही मेहनत कितनी है इस काम को करने में, और अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो मेहनतकश लोग, वो मजदूर वर्ग इस कार्य को संपन्न करता है। तो साथ ही ये बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है। तो जो हम एक और पीड़ा परिलक्षित होती है, लेखिका द्वारा विचार उत्पन्न होते हैं और कि किस प्रकार मेहनतकश लोग, वहां का मजदूर वर्ग कितना प्रयास कर रहा है, कितना परिश्रम कर रहे हैं। हम देखेंगे पाठ में वो बताती हैं कि कितनी युवतियों को उन्होंने कार्य करते हुए देखा जो कि उन पत्थरों को तोड़ने का कार्य कर रही थी, जबकि वो कोमल नाजुक युवतियां हैं, महिलाएं हैं जो इस काम को कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो खुश हैं। ऐसी लेखिका जब चिंतित होती है और फिर आगे कुछ समय बाद वो देखती है तो वो महिलाएं हंस रही होती हैं, तो उस खुशी को देखकर उन्हें थोड़ा सा सुकून भी मिलता है, उन्हें अच्छा भी लगता है कि ये इस परिश्रम को करते हुए भी अपने जीवन को कितने आनंद से व्यतीत कर रही हैं।
तो इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है। सुंदर है, सारे स्थान सुंदर हैं, लेकिन साथ ही पीड़ा भी है, पीड़ादायक भी है, तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं। साथ तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है कि समग्र सृष्टि कितनी सुंदर, कितनी रमणीय है और किस प्रकार का वातावरण यहाँ का दिखाया गया है। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tuesday and avail your courses at affordable prices. यात्राओं के मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। तो यहाँ पर यात्रा द्वारा हम अपने स्वयं का मनोरंजन भी महसूस करते हैं, क्योंकि हमें लगता है इस पाठ को पढ़ने के साथ साथ हम भी किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं, या जो बच्चे, जो लोग इन यात्राओं पर गए हैं पहले, उन्हें एक बार पुनः अपनी वो यात्रा स्मरण हो उठती है और याद आ जाती है, और लगता है कि हमने फिर से इसको हमने साक्षात रूप में इसके दर्शन कर लिए। तो ज्ञानवर्धक है, ज्ञानवर्धन करती है, हमारा ज्ञान को बढ़ाती है। और अज्ञात स्थलों, जिन जगहों के बारे में हमें जानकारी नहीं है, उनके बारे में भी हमें इससे पता चलता है। भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी अर्थात घूमना, यात्रा करना हमें अपने स्व की संकीर्णता से भी मुक्त करती है। जब हम अपने ही अंदर घुटने लग जाते हैं, अपने ही अंदर अपनी बातों के साथ हम दब जाते हैं, अपने काम के बोझ से या भागती दौड़ती जिंदगी की व्यस्तता की वजह से, लेकिन जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं, इसीलिए हमारा मन मस्तिष्क जो है उस रमणीय स्थान को देखकर, उन प्रदेशों को देखकर, या दूसरी ओर जब हमारा ध्यान एक तरीके से बट जाता है, तो हम अपने आप में ही अपने मन से और अपने तन से अपने आप को सुखद और आनंदित महसूस करते हैं। तो ये यात्रा की एक विशेषता भी है। आगे देखते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें पहला बिंदु है गंगटोक शहर का अद्भुत सौंदर्य। जहां इस पाठ को हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में, कुछ पॉइंट्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ। उसके बाद मैं पाठ का सार और प्रश्नोत्तर समझाऊंगी। तो पहले देखते हैं गंगटोक शहर का अद्भुत सौंदर्य। लेखिका रात्रि में जगमगाते गंगटोक शहर को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं। लेखिका जब जाती हैं यात्रा के लिए, तो वो जब रात के समय गंगटोक शहर को देखती हैं, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती हैं। उसे लगता है जैसे आसमान उल्टा पड़ा है और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हैं। कभी आपने पर्वतीय स्थल पर जाकर, पर्वतीय प्रदेश में जाकर, वहां से रात के समय उस पर्वत के सौंदर्य को निहारा हो, या उसके आसपास जो बनी हुई बस्ती है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, तो उन स्थानों को यदि हम देखें तो दूर दूर तक टिमटिमाते हुए सितारे ऐसे नजर आते हैं, जो लाइट जल रही होती हैं, बल्ब जल रहे होते हैं। तो वो जगह जगह पर हमें लगता है कि बाकी तो सब अंधेरा है और बीच बीच में ये छोटे छोटे दीपक से जल रहे हैं। तो इतना सुंदर दृश्य वो हमें लगता है। तो लेखिका को भी ऐसा ही महसूस हुआ और वो इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहती हैं कि उन्हें लगता है जैसे आसमान उल्टा पड़ा है और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हैं। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर बना रहे हैं,
जहाँ पर दूर है ढलान है, ढलान स्लांटिंग है, थोड़ा सा पहाड़ी की ओर ढलान की ओर है, तो वहां पर ऐसे लग रहा है कि सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर बना रहे हैं। सारा आसमान भी ऐसे छाया हुआ सा प्रतीत होता है और सारे सितारे ऐसे लगता है कि वो नीचे ही उतर कर आ गए हैं। तो वास्तव में इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का शहर गैंगटॉक का सुबह, शाम और रात सभी अत्यंत सुंदर है। तो वो इसकी सुंदरता, इस प्रदेश की सुंदरता को बढ़ाते हुए उसका वर्णन करती हैं और कहती हैं कि वास्तव में ये इतिहास और वर्तमान का संधि स्थल है, कि जहाँ पर इतिहास भी समाया हुआ है और साथ ही वर्तमान भी महत्वपूर्ण है। तो ये एक संधि स्थल है। संधि मतलब जोड़ना, उन दोनों को जोड़ने का एक ये बिंदु है। तो इस प्रकार इसकी सुंदरता जो है वो अतुलनीय है और ये सुबह, शाम और रात सभी में अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। लेखिका उस रहस्यमयी सितारों भरी रात से सम्मोहित थी। धीरे धीरे शून्य से प्रकाश फूटने लगा तो एक नेपाली युवती से सीखी प्रार्थना के बोल लेखिका के होठों को छूने लगे। तो वहां पर प्रकाश जब आने लगा, धीरे धीरे रोशनी होने लगी, उस समय लेखिका ने एक नेपाली युवती से एक प्रार्थना सीखी थी, छोटी सी प्रार्थना। 2 ही वाक्य उसके लेखिका यहाँ पर बोल रही हैं और बता रही है कि लेखिका के होठों को छूने लगे, मतलब उनके होठों पर अपने आप ही आ गए। जब हमारा मन किसी बात को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होता है या वो ऐसा कोई दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, तो जो कुछ हमने पिछले कुछ गीत, संगीत, काव्य में यदि हमारी रुचि हो और हमें उससे संबंधित कुछ पंक्तियां आती हों तो वो अनायास ही, अचानक ही हमारे मुंह पर आ जाती हैं और हम उनको गुनगुनाने लगते हैं या बोलने लगते हैं। तो लेखिका के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो वो बोल रही हैं पंक्तियां जो हैं, जो कि इस पाठ का नाम भी है, साना साना हाथ जोड़ी। और पंक्तियां हैं, साना साना हाथ जोड़ी गर्देहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिम्रो कौशेली, कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ। साना साना हाथ जोड़ी गर्देहु प्रार्थना, यानी कि छोटे छोटे, साना साना छोटे छोटे हाथ, तो छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन, हामरो जीवन तिम्रो कौशेली, कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ये एक प्रार्थना एक नेपाली युवती ने की थी और लेखिका को ये प्रार्थना अच्छी लगी और वो इसे बोल रही हैं। तो सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की तरफ भागी, क्योंकि लोगों के बताए अनुसार वह वहां से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा को देखना चाहती थी। कि जैसे ही लेखिका जगी सुबह तो वो बालकनी की तरफ भागी। बालकनी जिस जगह पर वो रह रही हैं उसमें छज्जा, जिसको आप कह देते हैं, जिसे खोलकर वहां पर दरवाजा खोलकर सामने कोई खड़े होने की जगह हो ऊपर की मंजिल पर, और वहां से आप बाहर के दृश्य को देख सकते हैं। तो लेखिका को यही था कि वो आंख खुलते ही पहले हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा को वहां से देखना चाहती थी। तो कंचनजंगा को देखने के लिए वो बाहर आई, किंतु मौसम अच्छा होने के बावजूद भी बादलों से ढका होने के कारण लेखिका कंचनजंगा न देख सकी। तो उस समय आपने, अगर आप पर्वतीय स्थलों पर गए हैं तो आपने ये भी आभास किया होगा कि समय समय पर बादल वहां पर मंडराते रहते हैं और बादलों से घिर जाता है वो सारा स्थल। तो इसी कारण से, बादलों से ढका होने के कारण लेखिका कंचनजंगा न देख सकी। तो जो उनकी इच्छा थी बालकनी में वो इसलिए आई थी, वो नहीं देख पाई। अगला बिंदु है युमथांग का प्राकृतिक सौंदर्य, जनजीवन और धार्मिक आस्थाएं। तो गंगटोक से 149 किलोमीटर दूरी पर युमथांग था। युमथांग एक स्थल है, प्राकृतिक स्थल, जहां पर घाटियां हैं और उसमें बहुत फूल हैं। उस घाटी में बहुत से फूल हैं जिनका सौंदर्य अत्यंत अतुलनीय है, बहुत सुंदर दृश्य है। तो जितेन नार्गे हैं जो लेखिका के ड्राइवर भी हैं और गाइड भी हैं। तो जितेन नार्गे ने बताया कि रास्ते भर हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी।
लेखिका गदराए पाइन और धूपी के सुंदर नुकीले पेड़ों का जायजा लेती हुई पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ी। तो आप जानते हैं कि वहां पर पाइन और धूपी के पेड़ होते हैं और वो नुकीले पेड़ होते हैं। नुकीले इसलिए होते हैं बच्चों, जब भी आप पर्वतीय स्थल पर जाएं तो वहां आप देखते हैं कि ज्यादातर पेड़ जो हैं वो ऐसी शेप में होते हैं, नुकीले होते हैं, ऊपर से इस तरीके से बने हुए होते हैं ना। तो ऐसे ऐसे उनका नुकीला होने का कारण ये है कि जब भी बर्फ उन पर पड़ती है ना, जब बर्फ पड़ती है तो वो बर्फ नीचे गिर जाए ना, इस कारण से वहां के घर भी ढलानदार होते हैं। छतें उनकी ऐसी होती हैं कि जिनसे बर्फ नीचे गिर जाए अगर गिर रही है तो। और इसी पेड़ भी वो प्रकृति ने भी इस बात को समझ लिया। वास्तव में प्रकृति बहुत ही समझदार है और जिस स्थान पर आप जाएंगे हम देखते हैं कि प्रकृति उसी रूप में अपने वस्तुओं को ढालती है और जैसी वहां की आवश्यकता होती है। तो जैसे रेगिस्तान में अगर आप जाते हैं तो देखते हैं वहां कांटे वाले पौधे होते हैं जिनमें कम पानी से भी वो चल जाते हैं काफी लंबे समय तक, जिनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बर्फ गिरती है इस कारण से यहाँ की वनस्पति, यहाँ के पेड़ पौधे इस प्रकार से हैं। तो जायजा लेती हुई पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ी। वहां लेखिका ने बौद्ध पताकाएं देखी। बौद्ध धर्म की जो श्वेत पताकाएं होती हैं, सफेद पताका होती है, ध्वजा, जिसको आप ध्वजा भी कह देते हैं, झंडियां भी हम कह सकते हैं। तो उनको देखा तो नार्गे ने बताया कि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थल पर 108 श्वेत बौद्ध पताकाएं फहराई जाती हैं। कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु पर जो शहर जिसमें से दूर किसी पवित्र स्थल पर 108 ऐसी श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं और समय के साथ साथ ही जब वो अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, उन्हें उतारा नहीं जाता। तो तथा किसी नए कार्य का जब आरंभ कर रहे हैं तो रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। यात्रा के दौरान लेखिका ने कवि लॉन्गस्टॉक स्थान देखा। कवि लॉन्गस्टॉक देखा जहां पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म की शूटिंग बच्चों, गाइड एक आजकल के समय की फिल्म नहीं है, गाइड एक पुरानी फिल्म है जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान ने काम किया था और बहुत प्रसिद्ध, वो अपने समय की एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म रही। तो जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी और वो स्थान था कवि लॉन्गस्टॉक। इसी स्थल पर तिब्बत की दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता शुरू हुई थी। उन्हीं रास्तों पर नार्गे ने लेखिका को प्रेयर व्हील दिखाया। प्रेयर व्हील क्या है? प्रेयर व्हील एक ऐसी मान्यता थी उस वहां के लोगों की, स्थानीय लोगों की, कि जिसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अब कितनी अनोखी बात है, अगर हम पाप कर रहे हैं अपने जीवन में तो एक व्हील घुमाने से, एक पहिया घुमाने से वो पाप दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है लोगों की। तो वास्तव में तो हम कितना सही और कितना गलत इस बात को हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार से पहिया घुमाने से पाप धुलने मुश्किल है, पाप करने ही नहीं चाहिए। लेकिन एक अंधविश्वास यहाँ पर दिखाया गया है। लेखिका इसके माध्यम से ये बताना चाहती हैं कि स्थान कोई भी हो, जो भारतीय संस्कृति है वो किस प्रकार कई स्थानों पर कई बातों में अंधविश्वासी प्रवृत्ति को भी अपनाती है और कैसी कैसी बातें और धारणाएं लोग बना लेते हैं और इस प्रकार से वो सोच रहे हैं कि पहिया घुमाने से ये सारे पाप जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में किए हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो उसे देख लेखिका को लगता है कि पहाड़ हो या मैदान, इस देश की आत्मा एक जैसी है। देश की आत्मा एक जैसी है मतलब कहीं किसी स्थान पर किसी बात को लेकर अंधविश्वास माना जाता है, किसी स्थान पर किसी बात को लेकर। तो चाहे पहाड़ का स्थान है, यहाँ पर पहाड़ की बात हो रही है, जो प्रेयर व्हील है वो पहाड़ी क्षेत्र में है, लेकिन मैदान और मैदानी प्रदेशों में भी इस प्रकार के अनेक अंधविश्वास से संबंधित बातें हमें देखने को मिलती हैं, ऐसी धारणाएं सुनने को मिलती हैं। तो इसलिए लेखिका कहती हैं कि इस देश की आत्मा एक जैसी ही है, चाहे कोई भी स्थान हो। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10.
Bright Tuty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Tuty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tuty and avail your courses at affordable prices. तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है हिमालय दर्शन। तो हिमालय दर्शन, हिमालय जो कि एक भारत का बहुत प्रसिद्ध पर्वत है, जिसे हम हिमालय पर्वतों का राजा कहलाता है। तो इसका दर्शन किस प्रकार लेखिका ने किया और कैसा प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ का था। वीरान संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार रास्ते। वीरान मतलब बिल्कुल खाली, संकरे बहुत भीड़, कि आप गए हैं पर्वतीय स्थानों पर, आप देखते हैं कि वहां के चौड़े चौड़े रास्ते नहीं होते जिस प्रकार से आप हाईवेज पे चलते हैं। बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं जिन भी स्थानों पर आप रहते हैं कि 2 जगह से गाड़ियां आराम से निकल सकती हैं। लेकिन पहाड़ी रास्तों पर आप देखेंगे कि कई जगह तो इतनी जगह होती भी नहीं कि दो गाड़ियां एक साथ निकल सकें साइड से, एक को रुकना पड़ता है तब वो दूसरी कहीं से जाती है। तो ये ऐसी स्थिति भी वहां पर है। तो संकरे रास्ते हैं बहुत ही, और जलेबी की तरह, जलेबी एक मिष्ठान है, एक स्वीट है खाने की, जिसमें बहुत सारे गोल गोल नलियां सी होती हैं। बहुत प्रसिद्ध है ये मिष्ठान मिठाई, और उसके रास्तों उसकी तुलना की है घुमावदार रास्तों से, कि ऐसे ऐसे जलेबी गोल गोल होती है और उसमें बहुत सारे घुमाव होते हैं। ऐसे ही पर्वतीय प्रदेश पर आप जाएंगे तो ये पहाड़ है, इसमें जो रास्ते बनाए जाते हैं वो भी ऐसे घुमावदार होते हैं कि घूम के फिर वापस आना है। धीरे इस प्रकार से घूमकर व्यक्ति ऊपर तक पहुंच सकता है जिस स्थान पर उसे जाना हो। तो घुमावदार रास्तों के कारण रास्तों पर यात्रा करते लेखिका के समक्ष हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। कि पहले दूर से तो इतना नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जब लेखिका ने यात्रा आरंभ की और वो घूम रही थी उन घुमावदार रास्तों में, तो वो बड़ा होने लगा, विशालकाय होने लगा, क्योंकि वो और नजदीक पहुंचती जा रही थी उन स्थानों के। तो वादियां चौड़ी होने लगी, घटाएं गहराती हुई पाताल नापने लगी। इस असीम बिखरी सुंदरता को देख सैलानी फिल्मी गीत गुनगुनाने लगे। तो जो सैलानी थे वो फिल्मी गीत गुनगुनाने लगे उस सुंदरता को देखकर, और लेखिका किसी ऋषि की तरह मौन होकर सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लेना चाहती थी। लेकिन लेखिका यहाँ बिल्कुल मौन थी उस समय भी, और वो चाहती थी कि उन्हें कोई ना छेड़े और वो किसी बात से डिस्टर्ब ना हो, बल्कि वो उस सारे दृश्य को, इस सुंदरता को अपनी आंखों में, अपने मन में समेट लेना चाहती थी, अपने भीतर उसे समा लेना चाहती थी। वह जीप से सिर बाहर निकालकर ऊंचे पर्वतों को, झरझर गिरते जलप्रपातों को, झरझर गिरते जलप्रपात जो झरने झर रहे हैं, और चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाती तिस्ता नदी जो वहां बह रही थी उसका नाम है तिस्ता। तो उस गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाती तिस्ता नदी को देखती, और मेरे नगपति मेरे विशाल, मेरे नगपति पहाड़ के लिए ही कहा गया है। तो मेरे नगपति मेरे विशाल कहकर लेखिका ने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। हिमालय के लिए वो नगपति शब्द का प्रयोग कर रही हैं, और इस प्रकार वो हिमालय को सलाम कर रही हैं, नमस्ते कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं। तभी जीप रुकी। लेखिका के सामने था 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। तो एक झरना था जिसका नाम है 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। तो वहां पर जतिन नार्गे ने जीप रोकी जिससे वो उसे देख सके। सैलानियों ने तस्वीरें खींचनी शुरू की। तो जिस भी स्थान पर हम जाते हैं, एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है कि हम वहां जाकर तस्वीरें लेने लग जाते हैं, उस स्थान की भी और अपनी भी। आजकल तो सेल्फी का भी बड़ा फैशन हो गया है, तो लोग वो तस्वीरें लेने लगे वहां पर खड़े होकर, और इस प्रकार उन्होंने उस सौंदर्य को अपने भीतर, अपने कैमरे के भीतर समेटना चाहा। लेखिका आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी की तरह
नीचे बिखरे पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने लगी। लेकिन लेखिका क्या कर रही हैं, जैसे आदिम युग पुराने समय में होता था ना, हम राजकुमारों की कहानियां सुनते थे कि वो बैठी है चुपचाप और एक झरना बह रहा है, इस प्रकार से अनेक भूमिकाएं होती थी उन पाठों की। तो लेखिका कहती हैं जैसे आदिम युग की एक अभिशप्त राजकुमारी हो, जैसे कोई बिल्कुल वो अलग रहती हो, श्राप मिला हो कोई किसी कारण से, तो वो नीचे बिखरे हुए जो पत्थर थे उन पर बैठी है और झरने के संगीत के साथ, जो झरना बह रहा है उसकी ध्वनि को, उसके कलकल बहते स्वर को वो कह रही हैं कि वो अपनी आत्मा के संगीत के साथ अपने हृदय में उसे बिठाना चाहती हैं। इसलिए वो कहती हैं कि आत्मा के संगीत के साथ उसको वो सुन रही हैं। पांव पानी में डुबाते ही उनका मन काव्य में हो उठा। अब वो स्थान की पवित्रता और पानी का शीतल होना अनायास ही हमारे मन मस्तिष्क को शांत कर देता है। आपने ऐसा महसूस किया होगा, मैंने भी किया है ऐसा, कि जब हम ऐसे पर्वतीय स्थलों की यात्रा पर जाते हैं और यदि हमारे पास में ऐसे हमें मौका मिले, अवसर मिले ऐसे नदी या झरनों के पानी के पास जाने का, और हम उस पानी में अपने पांव डालकर भी बैठें, तो एक बेहद सुकून हम महसूस करते हैं और अपने आप में शांति का आभास हमें होने लगता है। तो ऐसा ही लेखिका को लगा और साथ ही उनका मन काव्य में हो उठा, क्योंकि वो एक लेखिका हैं, कवित्री हैं, तो उनके मन में वैसे ही काव्य हिलोरे लेने लगा। उसे लगा वे देश काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बहने लगी है। तो अनमने मन से उठकर लेखिका को वही नजारे फिर दिखाई दिए, फिर सभी दृश्य पर बादलों की परत आ गई। तो लेखिका जब उठी तो फिर वो देखना चाहा उन्होंने, वो कुछ देर तक नजारे दिखाई दिए, लेकिन फिर सभी दृश्यों पर बादलों की परत आ गई, बादल छा गए वहां पर। चित्र लिखित सी लेखिका माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखें देखती रह गई। तो वो चित्र लिखित सी थी कि जैसे कि चित्रों के रूप में लिखी गई हो, अर्थात वो जड़वत सी हो गई, उनको आभास ही नहीं हो रहा था कि लेकिन उस सुंदरता को ही केवल वो जानना चाहती थी और किसी बात से वो सरोकार नहीं रखना चाहती थी। उस समय अपनी आगे पीछे की बातों से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ उस रमणीय स्थल को अपनी आंखों में, अपने मन में भर लेना चाहती थी। और इसे कहा उन्होंने माया और छाया, अर्थात ये एक माया है, एक षड्यंत्र सा जैसे रचा जा रहा है, और कि बादल आ रहे हैं, कभी बादल जा रहे हैं और हम प्राकृतिक सौंदर्य को देख पा रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, घाटियां देख रहे हैं, और लेकिन अचानक ही बादल फिर आ जाते हैं, जिसके कारण सारा वो वातावरण जो है आच्छादित हो जाता है, बादल उसमें छा जाते हैं घाटियों पर, पहाड़ों के आगे, तो जिसके कारण वो फिर उस सौंदर्य को नहीं निहार पाती। आगे देखते हैं। तो लेखिका को इस यात्रा के दौरान देखे जाने वाले प्राकृतिक दृश्य मोहित कर रहे थे। सतत प्रवाहमान झरने, सतत मतलब लगातार, तो प्रवाहमान प्रवाहित होते हुए, बहते हुए, झरने, वेग से बहती तिस्ता नदी, वेग से तेजी से, बहुत तेज था उसका, वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, धुंध तो हम सभी जानते हैं, धुंध फॉग जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, और जब भी सर्दी होती है अधिकतर स्थानों पर धुंध पड़ती है ना, सुबह के समय भी और शाम के समय भी ऐसे छा जाती है, धुंध गिरने भी लगती है। तो ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम, मध्यम मतलब धीरे 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 जो है वो हवा में हिलोरे लेते, हवा में हवा के साथ बहते हुए प्रियुता और रूडोडेंड्रो के सभी के फूल, कि प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल हैं जो कि बहुत सुंदर हैं, उस स्थान पर लगते हैं, तो सभी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए नजर आते थे। तो ऐसा लगता था कि सभी अपनी लय के साथ, एक ट्यूनिंग के साथ बह रहे हैं, उस हवा के साथ मेल खा रही है उनका बहना, और फूलों का भी उनके साथ लहलहाना ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी आपस में एक ट्यूनिंग है, लय तान के साथ वो जुड़े हुए हैं। समय के इस
सतत प्रवाह में लेखिका को हमारा वजूद तिनके सा लगता था। तो समय का जो प्रवाह चलता जा रहा है और सतत मतलब लगातार समय आगे बढ़ता जा रहा है और इसमें लेखिका को लगा कि हमारा वजूद तिनके जैसा है। वजूद मतलब हमारा होना, हमारा अस्तित्व वो एक तिनके के समान है, यानी कि हम तो बिल्कुल एक छोटे से तुच्छ से वस्तु मात्र ही है कि सारी संपूर्णता, इतना विशाल सौंदर्य, इतना भव्य रमणीय स्थल, ये कितना विशाल है, कितना विस्तृत है, अंतहीन है। और ईश्वर का ये और प्रकृति का जो ये स्वरूप है, ये बिल्कुल अभूतपूर्व सौंदर्य था। तो संपूर्णता के इन क्षणों में लेखिका बिखरे सौंदर्य से इस प्रकार एकात्म हो रही थी। एकात्म मतलब एक साथ, उसके साथ जुड़ रही थी, एक हो रही थी। तो उसकी अंतरात्मा में प्रकाश भरने लगा। अंतरात्मा मतलब हमारे अंदर की आत्मा, है ना। जो हम सभी इस बात को मानते हैं कि हमारे अंदर एक आत्मा है ना। वो आत्मा शरीर के अंदर जब तक है तब तक व्यक्ति जीवित है। आत्मा नहीं होगी तो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। तो वो आत्मा, हम कई बार कुछ और सोच रहे होते हैं लेकिन कहते कुछ और हैं। कई बार हमारे डबल माइंडेड सिचुएशन होती है ना, स्थिति ऐसी होती है, हम लेकिन हमें लगता है कि ये सही है और फिर दूसरा मन हमारा कहता है सही नहीं है। तो वो जो अंदर से आवाज आती है वो होती है हमारी अंतरात्मा की आवाज, कि हमारी आत्मा क्या चाहती है। तो वो अंतरात्मा में प्रकाश भरने लगा। जब ज्ञान हमें होने लगता है ना बातों का, जब हमें समझ आने लगती है, तब हम उस अंतरात्मा की आवाज को भी सुनने लगते हैं। हमें पता चलने लगता है कि ये अंतरात्मा हमें सही निर्देश दे रही है, कुछ ऐसा कह रही है। तो लेखिका अपनी उस अंतरात्मा में प्रकाश भरने लगी। वह ईश्वर के निकट थी। तो इतनी सुंदरता, इतना रमणीय स्थल, और वो आभास कर रही हैं कि वो अपनी अंतरात्मा में प्रकाश भर रही हैं और वो ईश्वर के निकट थी। और सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी। जो सुबह उन्होंने प्रार्थना सीखी थी उस नेपाली युवती से, वो फिर से उनके होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्देहु प्रार्थना, हामरो जीवन नितिम्रो कौशेली, कि वो छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि उनका समस्त जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. तो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। लेखिका जब यात्रा कर रही थी और उस यात्रा मार्ग में उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं अपनी टोकरी पर, अपनी पीठ पर बच्चों को लाद कर, छोटे छोटे बच्चे जिनके हैं, पहाड़ी महिलाएं वो कार्यरत हैं, काम कर रही हैं। कहीं वो कुछ तोड़ रही हैं, पहाड़ी स्त्रियां पत्थर तोड़ रही हैं। तो कैसे, किस ढंग से वो अपनी जान को जोखिम में डालकर, क्योंकि उस स्थान पर जहां वो कार्य कर रही हैं किसी की मृत्यु भी हो सकती है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि वहां पर पहाड़ों को डायनामाइट द्वारा तोड़ा जा रहा है, विस्फोट हो रहे हैं और वो पत्थरों को इकट्ठा कर रही हैं। कभी भी कोई पत्थर टूटकर उनके ऊपर भी आ सकता है या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण उनको कोई संकट का सामना करना पड़े। फिर भी वो अपने बच्चों को भी साथ में लिए हुए और पत्थर तोड़ रही हैं, प्रयास कर रही हैं, श्रम भी कर रही हैं और मातृत्व की जो अपनी जिम्मेदारी है, अपनी माँ की जो भूमिका है उसको भी वो साथ में निभा रही हैं। तो ये इस महत्वपूर्ण बिंदु के द्वारा हम जानेंगे।
प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य को देखती लेखिका का महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। तो प्रकृति का जो अप्रतिम सौंदर्य वो देख रही थी लेखिका, तो वो महाभाव एक टहनी की भांति टूट गया। अचानक से उनके मन में कुछ और बात आई, और वो क्या बात आई कि जब इस अद्वितीय सौंदर्य से परे, इन सब से अलग वो देख रही हैं कितनी सुंदर स्त्रियां, पहाड़ी स्त्रियां, कोमल स्त्रियां पत्थर तोड़ रही हैं। ऐसे समय में वो बहुत चिंतित हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि कैसे ये अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इनका पालन पोषण भी कर रही हैं, और उनको अपने साथ लिए हुए किस मजबूरी के कारण उन्हें ऐसा काम, ऐसा कठिन, कष्ट साध्य, श्रम साध्य कार्य करना पड़ रहा है। तो इस अद्वितीय सौंदर्य से परे कुछ पहाड़ी स्त्रियां उसे पत्थर तोड़ती नजर आई। कुछ ने पीठ पर बंधी डोकों में अपने बच्चे को बांध रखा था, कुछ ने अपनी पीठ के पीछे कुछ टोकरी या इस प्रकार से कुछ लगाया हुआ था जिससे अपने बच्चे को बांध सके। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत से जमीन पर मार रही थी। वो कुदाल एक औजार होता है जिससे पत्थरों को तोड़ा जाता है, जमीन को तोड़ा जाता है, सड़क को। तो इस प्रकार से वो कुदाल से अपनी पूरी ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। लेखिका को यह स्वर्गीय सौंदर्य नदी, फूलों, वादियों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की जंग लगा। तो ये जो स्थिति थी वो क्या थी कि स्वर्गीय सौंदर्य मतलब स्वर्ग के समान सुंदरता है वहां की। तो नदी, फूल और वादियां हैं, घाटियां हैं, लेकिन उसके साथ ही क्या है, भूखी है वहां के लोग। मतलब इतना पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, नहीं तो उन्हें क्या आवश्यकता है कि वो इस प्रकार के कष्ट साध्य कार्य करें। मौत उनके साथ कभी भी, हर पल आंख मिचौली खेलती रहती है कि कभी भी, किसी क्षण भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। दैन्य और जिंदा रहने की जंग, क्योंकि अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने जीवन यापन के लिए उन्हें हर पल इन कष्ट साध्य कार्यों को करना आवश्यक हो गया था। और इस कारण से ये एक जिंदा रहने की जंग है। जंग मतलब लड़ाई, तो वो एक लड़ाई है अपने जीवन से कि उन्हें ये कार्य करना पड़ रहा है, मजबूरी है। वहीं खड़े वीआरओ के कर्मचारी ने लेखिका को पूछने पर बताया कि ये पहाड़िनें रास्तों को चौड़ा कर रही हैं। और वो कार्य क्या कर रही हैं, देखिए कि वो रास्तों को चौड़ा कर रही थी। फिर उसने पहाड़ों पर रास्ता बनाने संबंधी दुस्साध्य कार्य के बारे में बताया। तो फिर दुस्साध्य मतलब बहुत ही मुश्किल कार्य है, ये बहुत मुश्किल काम है। पहाड़ों को किस प्रकार से उसमें पहाड़ी रास्ते बनाए जाते हैं, पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर, काट काट कर पत्थरों को, और रास्तों को चौड़ा करने का क्या तरीका है, ये सब वीआरओ के कर्मचारी ने लेखिका को बताया। लेखिका को प्लामू और गुमला के जंगलों में पीठ पर बच्चे को बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी स्त्रियों की याद आई। तो लेखिका एक बार पहले जब गई थी तो उन्होंने देखा था आदिवासी स्त्रियां प्लामू और गुमला के जंगलों में घूम रही हैं और कुछ बच्चे को बांधकर कुछ पत्तों की तलाश वो कर रही हैं अपने जीवन यापन के लिए, और उन्होंने अपने बच्चों को पीठ पर बांधा हुआ है। तो वो भी मातृत्व की भूमिका भी निभा रही हैं और जीवन यापन के लिए संघर्ष भी कर रही हैं। तो उसे आदिवासी औरतों के फूले पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़िनों के हाथों में पड़े ठाठे कि वो जो छाले पड़ गए हैं उनके हाथों में भी सूजन आ गई है इन काम को करने के कारण, इस काम को करने के कारण। तो यह कहानी कहते दिखाई दिए। कौन कहानी कह रहे हैं? वो कहती हैं कि उनके हाथों को देखकर ऐसा आभास हो रहा है कि वो कहानी कह रहे हैं कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। अब इस बात में वो कहती हैं कि आम जिंदगी कौन है? जो श्रमिक वर्ग है, जो आम जनता है, जो सभी प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो जुटे हुए हैं मेहनत में, चाहे अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे, वो आम जिंदगी है। तो आम जिंदगी हर जगह एक सी है कि सभी अपने जीवन यापन के लिए कितने कठिन परिश्रम को कर रहे हैं। तभी जितेन और मणि लेखिका को खोजते हुए वहां आए। तभी जितेन नार्गे जो लेखिका के गाइड और
ड्राइवर भी हैं। तो वो और मणि जो उनकी मित्र हैं लेखिका की, वो आई वहां पर, खोजते हुए आए। जितेन ने लेखिका को आम जनता की अपेक्षा उस स्थान का प्राकृतिक सौंदर्य को कहा। अब जितेन नार्गे ने देखा कि लेखिका बहुत चिंतित हो गई हैं इन महिलाओं को देखकर, उनके बच्चों को देखकर, तो उन्होंने उनके उस ध्यान को भंग करना चाहा और कहा कि आप जिस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए इतनी दूर से आई हैं, आप उसे देखिए और आगे चलिए। तो लेखिका को लगा ये लोग वेस्ट एट रेपेइंग हैं, तो क्योंकि वो एकदम श्रमजीवी जो स्त्रियां थी, महिलाएं थी, वो हंसने लगी। तो उसको लगा लेखिका को, तभी उन श्रम सुंदरियों के हंसने पर लेखिका को लगा कि जैसे खंडर ताजमहल हो गया हो। कि जो खंडर था, खंडर क्या होता है? टूटा फूटा सा, जहां पर कोई रहता नहीं है, रहने लायक स्थान नहीं है, ऐसा कुछ पुराना मकान या किला या किसी को भी हम कह देते हैं कि ये खंडर हो गया, रहने लायक स्थान नहीं है, टूटा फूटा सा। तो ऐसे स्थान पर जो लेखिका को आभास हो रहा था, उनकी परिस्थिति को देखकर, उनके श्रम साधना को देखकर लगा था कि ये खंडर जो है वो ताजमहल हो गया। यानी कि इनकी खुशी जो है इसी कार्य को करने में है, ये अपने जीवन से संतुष्ट भी हैं और खुश भी हैं और इसी कार्य को करते हुए आगे बढ़ रही हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पहाड़ी बच्चों का कठिन जीवन। बच्चों, अधिकतर बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप सभी अपने विद्यालय जाने के लिए बहुत आरामदायक स्थितियों में विद्यालय जाते हैं, चाहे वो स्कूल की बस हो या माता पिता द्वारा आपको विद्यालय छोड़ना हो, किसी का ड्राइवर लेके जाता है, विभिन्न साधन है आपके पास वहां विद्यालय जाने के। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनके बच्चों के लिए कितनी कठिन भूमिका उन बच्चों की भी है। छोटे छोटे बच्चे, समझिए कि वो बचपन से ही ऐसी मेहनत करना सीखते हैं अपने जीवन यापन के लिए। तो वो पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ते समय लेखिका ने देखा कि 7-8 साल के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं और उनसे लिफ्ट मांग रहे हैं। तो वो लिफ्ट मांग रहे थे लेखिका से कि उनको लिफ्ट मिल जाए जिससे वो पहुंच जाएं अपने स्थान पर। तब उस समय लेखिका द्वारा ये पूछा गया कि सखी द्वारा, मणि द्वारा, कि क्या इनके लिए स्कूल बस नहीं है, ये ऐसे क्यों जा रहे हैं? तो वो कहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे इस प्रकार से यहाँ बस नहीं होती, इनको तो बहुत कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है प्रतिदिन, ये रोज घाटी तक जाते हैं और वापस आते हैं। तो इस प्रकार से इनका जीवन कितना कठिन साधना को, कितने कठिन कार्य को लिए हुए है। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि ये बच्चे अपनी पढ़ाई करके आने के बाद घर के कामों में अपने माता पिता की सहायता भी करते हैं, चाहे वो मवेशियां चराने की बात हो या कुछ और लकड़ी लाने की बात हो, या जो भी कार्य उनके घर के होते हैं, वो उन सभी कामों में अपने माता पिता के सहायक बनते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार वो अपने जीवन के कठिनाइयों को किस प्रकार आरंभ से ही उनके साथ चलना सीख रहे हैं। जितेन ने उनके कठिन जीवन की इस दिनचर्या से लेखिका को परिचित करवाया। वे बच्चे पढ़ाई के अतिरिक्त मवेशी चराने, लकड़ियां ढोने का काम भी करते थे। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. खतरनाक रास्ते अगला बिंदु है। आगे बढ़ने पर अब खतरनाक रास्ते थे। इंच भर जीप इधर उधर खिसकी तो सीधा घाटियों में पहुंच सकते थे। तो रास्ते भर जगह जगह लिखी चेतावनियां उन्हें खतरों के प्रति सचेत कर रही थी। चाय बगानों में युवतियों के सौंदर्य से प्रभावित होना,
चाय बागानों में काम करती स्त्रियां बोकू पहने थी, एक प्रकार का परिधान है जो वो पहने हुए थी, और नदी के उफान सा उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा लेखिका को अच्छा लग रहा था कि बहुत सुंदर वो प्रतीत हो रही थी, बहुत यौवन यानी जवान थी, और श्रम से दमकता, परिश्रम जब हम करते हैं तो वो उसका तेज, उसकी चमक हमारे चेहरे पर दिखाई देती है, वो ग्लो करता है ना फेस, तो वो गुलाबी चेहरा हो गया था उन युवतियों का, तो लेखिका को अच्छा लग रहा था। चटक लाल रंग का बोकू पहने एक युवती के सौंदर्य से लेखिका इतनी प्रभावित हुई कि चीख ही पड़ी, कि उसकी सुंदरता को देखकर वो इतनी मुग्ध हो गई कि एकदम उनके मुंह से चीख निकल गई उसको देखकर। अगला बिंदु है लायोंग में पड़ाव। तुम युमथांग पहुंचने के लिए, युमथांग जो कि एक घाटी है जिसमें बहुत से रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, उसकी सुंदरता को देखने के लिए लेखिका आगे बढ़ रही थी, और युमथांग पहुंचने के लिए लेखिका को लायोंग में पड़ाव लेना पड़ा अर्थात रुकना पड़ा। यह नन्ही सी शांत बस्ती है। लेखिका वहां तिस्ता नदी के किनारे बने लकड़ी के छोटे से घर में ठहरी। तिस्ता नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लेते हुए लेखिका की आंखें भर आई, क्योंकि ज्ञान का नन्हा सा बौद्धिस्त्व जैसे उनके भीतर उगने लगा कि वही सुख, शांति और सुकून है, कि जो इतना अनुभव उन्होंने अब तक की अपनी यात्रा में किया था वो उनकी आंखों में भर रहा था, और आंखें उनकी भर आई थी वो सोचते हुए कि किन प्राकृतिक दृश्यों के साथ कैसे महिलाएं, कैसे ये बच्चे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और ऐसी ज्ञान प्राप्ति उन्हें हो गई थी। इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञान का नन्हा सा बोधिस्त्व उनके भीतर उगने लगा, कि बुद्ध, महात्मा बुद्ध की बात से लिया गया है यहाँ पर, कि जैसे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी और ज्ञान का विस्तार किया था लोगों में, तो वो कह रही हैं कि एक नन्हा सा बौद्धिस्त्व मेरे भीतर उगने लगा, उनके भीतर उगने लगा, कि वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। कि सच्चा सुकून, सच्ची शांति वही है जहाँ सभी अपनी अपनी लय ताल में हैं, चाहे वे प्रकृति हो या पशु हो या मनुष्य हो। हमारी पीढ़ी ने इस लय, गति और ताल के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन हमारी पीढ़ी जो महानगरीय सभ्यता है, जो आजकल लोग अपने पर्यावरण को ही नष्ट करते जा रहे हैं, वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने वो खिलवाड़ किया है प्रकृति के साथ, तो लय, गति और ताल के साथ खिलवाड़ किया है। तिस्ता नदी का जल अंजलि में भरा, अंजलि मतलब हाथों को जब हम ऐसे करते हैं तो वो कहते हैं अंजलि भर जाना, तो जब तिस्ता नदी का जल अंजलि में भरा तो स्मृति में कौंधा, यानी उन्हें याद आया अचानक से पिछली बात, कि जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है, कि आप यदि आप गए हो ऐसे स्थानों पर, नदी में स्नान करते लोग, जो इनकी परंपराएं होती हैं, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या इस पूजा प्रार्थना करते हैं, उस समय वो ऐसे जल लेकर अर्चन करते हैं, प्रभु को देते हैं, सूर्य को नमस्कार भी करते हैं, इस प्रकार अर्घ्य देते हैं, और उस समय कुछ संकल्प भी लिया जाता है, किंतु यह संकल्प की स्थिति में नहीं थी। किंतु लेखिका अंदर तक इतनी अद्भुत सी उनकी दृश्य स्थिति हो गई थी, किंग करते हुए विमूढ़ सी हो गई थी। उन्हें याद तो आया कि अंजलि में जल लेकर अर्घ्य दिया जाता है, संकल्प लिया जाता है, परंतु वो उस संकल्प को लेने की स्थिति में नहीं थी। अतः कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना की, अतः कमजोर व्यक्ति जैसे सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेते हैं, वही प्रार्थना लेखिका ने की। भीतर का सारा हलाहल बह जाए। प्रार्थना क्या है? भीतर का सारा हलाहल, हलाहल होता है जहर, विष, कि जो विष बह जाए। विष बहना मतलब ये नहीं है कि लेखिका के अंदर कहीं जहर भरा हुआ है, मतलब कि मन का जो भी मैल है, मन में जो भी बुरी भावनाएं हैं, मन में जो बुरे तत्व हम कह दें कि घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या है? ये बुराई है हमारे अंदर की, जो कि एक दूसरे को देखकर यदि हमें जलन होती है तो ये एक बुराई है। तो वो सब इस बहती जलधारा में बह जाए। अपने मन को और अपने आप को वो निर्मल रखना चाहती हैं, इस सुंदर प्रकृति की भांति वो चाहती हैं कि मन से सारी जो बुरे बातें हैं वो दूर हो जाएं उनकी।
सारा हलाहल बह जाए इस बहती जलधार में। ये जो जलधारा बह रही है तीस्ता नदी की, जो बहता हुआ जल है, उसमें वो अपने मन के, अपने अंदर के सारे बुरे बातों को एकदम डाल देना चाहती हैं, उसको समर्पित करना चाहती हैं, कि जिससे वो स्वयं तीस्ता नदी की भांति, उन प्राकृतिक सौंदर्य की भांति, उन दृश्यों की भांति पवित्र हो जाएं, निर्मल हो जाएं और शांत हो जाएं। रात गहराते ही हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया। जितेन ने अपने संगी साथियों के साथ नाचने गाने का कार्यक्रम लिया। लेखिका की सहेली मणि ने भी जोरदार नृत्य प्रस्तुत किया। लायुंग में सुबह लेखिका बर्फ देखने की इच्छा से टहलने निकल गई, किंतु एक सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि प्रदूषण के चलते यहाँ स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है। क्योंकि जो एक मुख्य आकर्षण रहता है पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर कि स्नोफॉल देखें, वो लगातार कम होता जा रहा है। और उसके जिम्मेदार कौन है? हमारे जैसे लोग, जो वहां पर जाकर उन प्राकृतिक सौंदर्य, उन पर्वतीय प्रदेशों की सुंदरता को एक तरह से समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं। जगह जगह कूड़ा फैला देते हैं, सैलानी आते हैं, तो यही कारण है कि वहां पर स्नोफॉल कम हो रहा है। यदि वह कटाव जाए तो बर्फ मिलेगी। कटाव अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था कि कटाव एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुत सुंदर बर्फ वहां पर दिखाई दे सकती है, लेकिन क्यों के कारण क्या बता रहे हैं वो, कि अभी वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। तो कितने शर्म की बात है एक तरह से कि जो टूरिस्ट स्पॉट बन जाए, उस स्थान को तो गंदा होना ही पड़, मतलब उसको, उसमें गंदगी फैला दी जाती है और वो स्थान अब देखने लायक नहीं रह जाता। तो अतः अपने प्राकृतिक स्वरूप में ही था कि अभी वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, इसलिए अपने प्राकृतिक स्वरूप में है कि वहां पर आप उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसे देख सकते हो। यह लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। कटाव की यात्रा। कटाव का रास्ता खतरनाक तथा धुंध और बारिश से भरा था। पेड़, आकाश, घाटियों सभी पर बादल की परत थी। करीब आधे घंटे बाद धुंध छटी। नार्गे ने उत्साहित होकर बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। तो वो कहते हैं कि ये हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। और मणि जो लेखिका की मित्र हैं, सहेली हैं, वो स्विट्जरलैंड घूम कर आई हुई थी और वो कहती हैं कि नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ये ना ही इतना सुंदर है, कि ये इतना सुंदर है स्विट्जरलैंड भी इसके आगे फीका पड़ जाता है। कटाव के करीब आकर बर्फ से ढके पहाड़ दिखे। साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ थी। सभी सैलानी जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे, मिल रहे थे, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि आसमान है या बर्फ से ढका हुआ पहाड़, क्योंकि बादल छाए हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक ही हैं। रूई जैसे सफेद जहां पहाड़ पर बर्फ छाई हुई है और इसी प्रकार बादल उस पर छाए हुए हैं, तो बादल और पर्वत में समानता महसूस हो रही थी। लेखिका के पांव झनझन करने लगे। मन वृंदावन हो गया, अर्थात मन उनका मुग्ध हो गया, वो आनंदित हो गई। ख्वाहिश हुई कि बर्फ पर लेटकर उस बर्फीली जन्नत को मन भर के देखूं, किंतु बर्फ पर पहनने वाले लंबे जूते नहीं थे। चाहा कि किराए पर ले लिया जाए। गमबूट्स पहनते हैं ना, लंबे लंबे जूते होते हैं जो जिनको पहनकर बर्फ पर चला जा सकता है। तो उन्होंने सोचा कि वो किराए पर ले लिए जाएं, वहां से मिल जाते हैं इस प्रकार के जूते और कपड़े। लेकिन कहाँ मिलते हैं? जब टूरिस्ट स्पॉट हो। किंतु यह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, यहाँ एक भी दुकान नहीं थी। लेखिका को ये हिम शिखर आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। आध्यात्मिक अतीत जो कि धर्म के साथ संबंधित हो, ऐसे पुराने, जहां हम ग्रंथों में या पुरानी कथाओं में पढ़ते हैं कि ऐसे कि हिम शिखर पर ऋषि मुनियों ने तपस्या की, इत्यादि इत्यादि अनेक भाव लेखिका के मन में उस समय रहे होंगे। उसे लगा ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। तो वो इतनी विभोर कर देने वाली, आनंदित कर देने वाली, प्रसन्न कर देने वाली जो दिव्यता है, बिल्कुल अलग अनोखापन है, अनूठापन है उस स्थान का, वहां ऐसे स्थानों पर ही हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। वेद जो कि हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, 4 वेद हमारे माने जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिने का महामंत्र पाया होगा। सर्वे भवन्तु सुखिने अर्थात
सभी सुखी हों। तो ये एक महामंत्र है कि सभी के लिए कल्याण की भावना मन में होना एक बहुत बड़ी बात है ना। नहीं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम सुखी हों, दूसरे का क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। लेकिन कल्याण की भावना क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। तो सभी सुखी और सभी निरोगी की भावना जिसके मन में है, अर्थात वही विश्व कल्याण की भावना है, उसी में समस्त सृष्टि सुखी रह सकती है। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक यह सौंदर्य, ऐसा ही बड़ा से बड़ा अपराधी भी उसे देखकर क्षण भर के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। कि करुणा का अवतार महात्मा बुद्ध को माना गया है। तो वो कहती है लेखिका कि इस ऐसे सौंदर्य को देखकर तो कोई जो बुराई वाला भी होगा, अपराधी भी होगा, वो भी बुद्ध के समान बन जाए। अर्थात ये सौंदर्य, ये प्राकृतिक सौंदर्य, ये रमणीय स्थल ऐसी शांति प्रदान करने वाला है। लेखिका को ऐसे में मिल्टन की कविता याद आई, जो कि एक अंग्रेजी लेखक हैं। अपनी सहेली मणि से उसके बारे में पूछने पर उसने पाया कि वह तो किसी दूसरे ही सवाल में उलझी है। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. वह दार्शनिक अंदाज में कहती है कि प्रकृति भी नायाब ढंग से सभी इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रहित करती है, गर्मियों में ये शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हमारे ओठों को तृप्त करती हैं। यही नदियों में पानी इन्हीं से आ रहा है कि जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो वो नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। मणि का कहना था, इन नदियों और हिम शिखरों का हम पर बहुत ऋण है। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ लेखिका का सफर आगे बढ़ा। उन्हें ध्यान आया यहाँ चीन की सीमा है। चाइना की सीमा था, बॉर्डर था वहां पर। लेखिका ने देखा कि कड़कड़ाती ठंड में ये जवान सीमा पर डटे रहते हैं। तो लेखिका वहां पर जाकर देखती हैं कि ठंड है, इतना माइनस में टेम्परेचर है, तापमान है, और ये भारतीय सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देशवासियों की रक्षा के लिए वहां तैनात हैं। तो ताकि हम लोग चैन की नींद सो सकें, कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी चैन की नींद के लिए, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए, भारत भूमि की रक्षा के लिए वो तैनात हैं। लेखिका के लिए यह यात्रा एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। अंतिम बिंदु की ओर हम चलते हैं, जिसमें 10वां है युमथांग की ओर। युमथांग की घाटियों में अब एक नया आकर्षण जुड़ गया था। जितेन जो कि ड्राइवर और गाइड है लेखिका का, जितेन ने बताया कि 15 दिनों में ही पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख में चोनी दिखाती जीप जब युमथांग पहुंची तो थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखर देखने पर युमथांग थोड़ा फीका लगा। क्योंकि वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका था, तो लोग बहुत आते थे वहां देखने के लिए। इसके कारण उनको वो थोड़ा जितनी सुंदरता उन्हें कटाव में दिखाई दी, इतनी युमथांग में उन्हें नहीं लगी। तो इस कारण वो कहती हैं कि वो फीका लगा। वहीं एक चिप्स बेचती स्त्री ने लेखिका ने पूछा, जो चिप्स बेच रही थी, क्या तुम सिक्किमी हो, मतलब सिक्किम की रहने वाली हो? जवाब सुनिए उस महिला का। वो कहती है, नहीं, मैं इंडियन हूँ। तो कितना गर्व है उसे अपने भारतीय होने पर, कि सिक्किम जब भारत में मिल गया तो उसके उन लोगों के मन में कितना आत्मविश्वास, कितना देश प्रेम है। और वो गर्व से कहती हैं
कि मैं इंडियन हूं। और वास्तव में यही एक मूल मंत्र सभी भारतीयों का होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। ये विभिन्नताएं होने के कारण ही देश में ऐसी स्थितियां, ऐसी कठिन स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि एक दूसरे के प्रति मनमुटाव आ जाता है। आगे देखते हैं। लेखिका को यह सुनकर अच्छा लगा कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना फला फूला नहीं था। लौटती यात्रा में भी जितेन अनेक प्रकार की जानकारियां देता रहा। उसने बताया कि यहाँ गुरु नानक देव के फुटप्रिंट का पत्थर है, कि उनके गुरु नानक देव जो सिखों के गुरु हैं, उनका फुटप्रिंट है, उनके पैर का निशान है वहां पर। कहते हैं यहाँ उनकी थाली से थोड़े चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। तो जब वो भोजन कर रहे थे उनकी थाली में से चावल कुछ बाहर गिर गए थे, और जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद उसने खेदुम दिखाया और बताया कि यहाँ देवी देवताओं का निवास है। इस प्रकार जितेन नार्गे ने अनेक जानकारियां लेखिका को दी। इस स्थान पर गंदगी फैलाने वाला मर जाएगा। उसने बताया कि वे लोग पहाड़, नदी, झरने की पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करने वाले मर जाएंगे। तो ऐसी धारणा लोगों ने बनाई हुई थी, और वास्तव में इस धारणा को यदि हम बना लें तो हमारी जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है वो उसका अंत हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम उनके प्रति सम्मान की भावना नहीं दर्शाते, हम कहने के लिए तो मान लें कि ये नदियां हमारी माता हैं, पूजनीय हैं, और उनमें हम कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, तो ऐसी क्या फायदा ऐसी पूजा का। तो उनको साफ करने के लिए आवश्यक है यदि हम मन से उन्हें अपने प्रार्थना में स्थान दें और उनमें इस प्रकार गंदगी ना फैलाएं। लेखिका ने कहा तभी गंगटोक इतना सुंदर है। जितेन ने सुधारा, इसका असली नाम गंगटोक है। तो गंगटोक जिसको कहा जाता है उसका असली नाम गंगटोक है, और गंगटोक का अर्थ है पहाड़। तो उसने फिर बताया कि युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम के भारत में विलय के बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच लेखिका ने मन ही मन कहा, हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इस असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। क्योंकि मनुष्य जब संतुष्ट नहीं होता और आगे ढूंढना चाहता है और आगे ढूंढना चाहता है, तो वो खोज उसे ऐसे स्थान पर ले जाती है जहाँ कोई पहले से अधिक अद्भुत वस्तु, अधिक अद्भुत सौंदर्य, अधिक अद्भुत रमणीय स्थल मिल जाता है। यात्रा पर जीप आगे बढ़ने लगी। इस प्रकार आपने पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी प्राप्त की और जाना कि साना साना हाथ जोड़ी जो मधु कांकरिया जी द्वारा लिखा गया पाठ है, उसमें किस प्रकार लेखिका ने अपने यात्रा वृतांत को प्रस्तुत किया है, अपनी यात्रा का वर्णन किया है। जब वे गंगटोक देखने के लिए जाती हैं, जिसका वास्तविक नाम गंगटोक है, तो गंगटोक की यात्रा पर जब वे जाती हैं और किस प्रकार हिमालय को देखने के लिए जाती हैं, तो वहाँ की आच्छादित, बर्फ आच्छादित घाटियां, बर्फ आच्छादित पहाड़, रमणीय स्थल, पेड़ पौधे, वहाँ के युवतियां, वहाँ के बच्चे, सभी की जानकारी हमें इस पाठ के माध्यम से मिलती है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ का सार और इस पर आधारित प्रश्नोत्तर का कार्य भी करेंगे। पहली कक्षा में आपने जाना था साना साना हाथ जोड़ी पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में, लेखिका का परिचय प्राप्त किया था। मधु कांकरिया जी द्वारा रचित यह पाठ उनके यात्रा वर्णन को प्रदर्शित करता है, उनके यात्रा वर्णन को प्रदर्शित करता था। तो इस पाठ के माध्यम से आपने गंगटोक, जो कि सिक्किम की राजधानी है, उसके सुंदरता, साथ ही हिमालय पर्वत के रमणीय स्थलों के विषय में जाना। तो अभी आज हम इस पाठ के को ही आगे बढ़ाते हुए इसके पाठ का सार और इस पर आधारित अनेक प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। जानते हैं पाठ का सार। लेखिका सिक्किम की राजधानी गंगटोक घूमने गई थी। तो आप जान चुके हैं मधु कांकरिया जी जब गंगटोक घूमने गई, उस यात्रा पर आधारित ये पाठ है। रात में ढलान पर सितारों की जगमगाती झालर ने उसे इतना सम्मोहित कर दिया, सम्मोहित अर्थात वो मोहित हो गई, अत्यधिक उनको लुभा रही थी वो प्राकृतिक सौंदर्य, वो दृश्य, कि वह उस दिन सुबह एक नेपाली युवती से सीखी प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो करने लगी। और प्रार्थना थी साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना,
हामरो जीवन तिमरो कौशेली। तो इस प्रार्थना को वे बार बार दोहरा रही थी। उनके मुख पर आ गई ये पंक्तियां। अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, परंतु ढेरों खिले फूल देखकर खुश हो गई। तो इस प्रकार उन्होंने जानना चाहा, वहां जो कंचनजंगा की को देखना चाहती थी वो अपने बालकनी से जहां रुकी थी, लेकिन उसे नहीं देख पाई क्योंकि बादलों से घिरा हुआ था, परंतु आसपास के सौंदर्य को देखकर ही वे प्रसन्न हो गई। वह उस दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने अपनी सहयात्री मणि और गाइड जितेन नार्गे के साथ रवाना हुई। वहां के लोग बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे वहां के। रास्ते में उन्होंने बौद्ध अनुयायियों की लगाई सफेद और रंगीन झंडियां देखी। बच्चों, जब हमने पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी तब आपको बताया था कि ये सफेद और रंगीन झंडियों का क्या औचित्य है और क्यों लगाई जाती हैं। तो आपने जाना था कि बौद्ध के यदि किसी महान बौद्ध अनुयायी की मृत्यु हो जाए उनके शोक में शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 सफेद झंडियां लगाई जाती हैं, पताकाएं लगाई जाती हैं, और उसके बाद यदि कोई अच्छा अवसर होता है, खुशी का अवसर है, तो 108 रंगीन झंडियां लगाई जाती हैं और इनको फिर उतारा नहीं जाता। अपने आप ही जैसे भी इनकी समाप्ति होती है, चाहे वो हवा से फटकर हो या किसी भी प्रकार से हो, बारिश से हो, खराब हो जाती हैं ये अपने आप ही, लेकिन इनको एक बार लगाने के बाद फिर से हटाया नहीं जाता। तो कवि लॉन्गस्टॉक नामक स्थान पर हिंदी फिल्म गाइड की शूटिंग का स्थान भी लेखिका ने देखा, जहां पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. वहीं लेप्चा और भुटिया जातियों का शांति वार्ता स्थान भी देखा। तो लेप्चा और भुटिया जो कि वहां की जातियां हैं लोगों की, उनका स्थान भी देखा जहां पर वे शांति वार्ता करते हैं। एक कुटिया में पापों को धोने वाला प्रेयर व्हील भी उन्होंने देखा था, जिसके संदर्भ में ये मान्यता थी कि जो इसको घुमाता है उससे पाप धुल जाते हैं। तो ऊंचाई पर चढ़ते हुए धीरे धीरे लेखिका को स्थानीय लोगों का दिखना बंद हो गया। नीचे घर ताश के पत्तों जैसे बहुत छोटे छोटे नजर आते हैं ना, जब भी आप पर्वतीय स्थल पर जाते हैं और ऊपर पहाड़ों पर और ऊंचाई पर चले जाएं तो जो नीचे घाटी में स्थित जगह होती हैं, घर होते हैं, वे बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो नीचे घर ताश के पत्तों जैसे छोटे छोटे दिखने लगे। हिमालय की विशालता दिखने लगी। रास्ते संकरे और घुमावदार होने लगे। गहरी खाइयां बादलों से भरी थीं। हरियाली के बीच कहीं कहीं खिले फूल भी थे। हिमालय की सुंदरता ने यात्रियों को प्रभावित किया। तो जो हिमालय की सुंदरता थी उसके कारण यात्री प्रभावित हुए। बहुत अलग अलग स्थानों पर उन्होंने चित्र भी खिंचवाए और वे प्रार्थना के लोकगीत गाने लगे और प्रार्थना के लोकगीत उनके मन से निकलने लगे। वो उसको ध्वनि मिलने लगी, आवाज मिलने लगी, वे गाने लगे। चांदी की तरह चमकती तिस्ता नदी लगातार सिलीगुड़ी के साथ साथ चल रही थी। तो तिस्ता नदी जो कि सिलीगुड़ी के साथ साथ चल रही थी, वो बहुत ही सुंदर वातावरण वहां का लग रहा था।
प्रसन्न लेखिका ने भी हिमालय को सलामी देनी चाहिए थी कि जीप चलती हुई 7 सिस्टर्स फॉल के सामने आ खड़ी हुई। तो वो हिमालय को सलामी देना चाहती थी लेखिका। वो कहती हैं मेरे नगपति मेरे विशाल। तो इस प्रकार कहते हुए जैसे ही वो जीप चल रही है उनकी और वो जीप रुकी 7 सिस्टर्स फॉल जो कि एक झरना था वहां पर आकर जीप रोक दी गई। झरने की कलकल और ठंडक ने लेखिका के मन की सारी दुर्भावनाओं को खत्म कर दिया। तो जितनी भी उनके मन में कोई दुर्भावना थी, बुरी भावना थी, वो सब खत्म हो गई और वहां का कलकल पानी के बहने को कह देते कि ध्वनि को कह देते हैं कि कलकल बहता जल। तो और ठंडक जो थी उनकी पानी के कारण और झरने के कारण, उसके कारण लेखिका के मन की सारी दुर्भावनाएं समाप्त हो गई। सत्य और सौंदर्य की अनुभूति से वे भावुक हो उठी। तो सत्य और सौंदर्य आप देख रहे हैं चित्र में भी ऐसा स्थान दिखाया गया है जहां बहुत ही सुंदर पहाड़ हैं और इस ऐसे दृश्य को देखकर जब भी हम ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो हमारा मन अत्यधिक शांत हो जाता है। हम उस सुंदरता को ही निहारते रह जाते हैं। तो उस सत्य और सौंदर्य की अभिभूत से वह भावुक हो गई और लेखिका भावुक हो गई हैं। आगे बढ़ने पर बादलों की लुका छिपी के बीच हिमालय की शोभा हरे पीले और कहीं पथरीले रूप में फिर दिखाई देने लगी और फिर बादलों की लुका छिपी होने लगी। कभी बादल घिर आते थे और कभी बादल हट जाते थे। तो प्राकृतिक सौंदर्य वो अच्छी तरह से देख सकती थी, वहां के पर्वत, वहां के पेड़ पौधे इत्यादि। तो इस प्रकार कहीं वो हिमालय की शोभा हरेपन में देख रही हैं जब वो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, कहीं पीले और कहीं पथरीले रूप में जहां पर केवल पर्वत श्रृंखला है। तो पल पल बदलती और सुंदर होती प्रकृति के विराट रूप के आगे लेखिका को अपना अस्तित्व तिनके जैसा लगने लगा। तो जो विशाल विराट रूप था, बड़ा रूप था, उसके आगे लेखिका स्वयं को एक तिनके के समान, एक छोटा सा तिनका, उसको महसूस कर रही है कि मेरा अस्तित्व जो है, मेरी वास्तविकता जो है, मेरा वजूद जो है वो एक तिनके के समान है। क्योंकि प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा जो सौंदर्य स्थापित किया गया है वो बहुत ही अतुलनीय और विशाल है। अज्ञान दूर हुआ, आत्मज्ञान होते ही एक बार फिर उसने प्रार्थना दोहराई कि जब जैसे ही उन्हें आत्मज्ञान हुआ, उन्हें आभास हुआ अपने छोटेपन का, फिर उन्होंने वही प्रार्थना दोहराई जो उन्होंने उस नेपाली लड़की से, युवती से सीखी थी। साना साना हाथ जोड़ी गर्देहु प्रार्थना हामरो जीवन तिमरो कौशली, जिसका अर्थ है कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। छोटे छोटे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करती हैं वो कि उस लड़की ने जो सिखाई थी, नेपाली युवती से जो प्रार्थना सीखी थी कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सारा जीवन मेरे अच्छाइयों को समर्पित हो। ये उन्होंने प्रार्थना दोहराई। लेखिका ने बच्चों को पीठ पर बांधे संकरे रास्तों को कुदाल से चौड़ा करती पहाड़ी स्त्रियों को देखा, चाय बागानों में काम करने वाली स्त्रियों को भी देखा, 7-8 साल के ऐसे बच्चों को देखा जो 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चढ़कर चलने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो अनेक ऐसे लोगों से भी वे परिचित हुई जो अपने जीवन के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, भले ही वो युवतियां हो, महिलाएं हो या बच्चे हों। जंगल से लकड़ी काटकर लाने, पानी भरने और मवेशियों को चराने के काम में स्त्रियों के साथ जुड़े बच्चों को देखकर लेखिका को पहाड़ी जीवन की कठिनाइयों का एहसास हुआ। तो बच्चे भी उनके साथ मदद कराते हैं, ये जानकर लेखिका को और हैरानी हुई और उन्होंने उन कठिनाइयों को महसूस किया कि किस प्रकार ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसे लगा कि मैदानों की तुलना में पहाड़ों में भूख, मौत, दीनता और जिंदा रहने को लेकर संघर्ष अधिक है। रास्ते में कई जगह सावधानी पूर्वक चलने के निर्देश लिखे थे। स्थान स्थान पर सावधानी से चलने के निर्देश लिखे हुए थे। जैसे कि किसी भी रास्ते पर आप जाते हैं तो कुछ निर्देश दिए जाते हैं, तो ऐसे बोर्ड लगे हुए थे जिन पर लिखा हुआ था जैसे सावधानी बरतने के लिए कि जल्दी से देर भली, इस प्रकार से जो लिखा जाता है कि अगर आप आगे रास्ता संकरा है और सावधानी पूर्वक चलें, इस प्रकार के अनेक बोर्ड, साइनेजेस उन्होंने लगे हुए देखे। युमथांग जाते हुए लेखिका को रात लायुंग की शांत बस्ती में बितानी पड़ी।
यहाँ उन्होंने यह विचार किया कि मनुष्य ने प्रकृति की लय, ताल और गति को बिगाड़कर बहुत अपराध किया है। बर्फ देखने की इच्छा लायोंग में भी पूरी न होने के कारण 500 फीट ऊंचाई पर कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड जाने का निश्चय किया। जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उस स्थान पर कटाओ पर जाने का इन्होंने निश्चय किया। कटाओ का पूरा रास्ता अधिक खतरनाक और धुंध से भरा था। वहां पहुंचने पर ताजा बर्फ से पूरे ढके पहाड़ चांदी से चमक रहे थे। घुटनों तक बर्फ जमीन पर बिछी थी और गिर भी रही थी। यात्री आनंद उठाने लगे। लेखिका की मित्र ने कटाओ को स्विट्जरलैंड से भी अधिक ऊंचाई पर बताया। उन्होंने लेखिका की मित्र मणि जो थी वो पहले स्विट्जरलैंड घूमकर आई हुई थी और उन्होंने बताया कि स्विट्जरलैंड से भी अधिक सुंदर और अधिक ऊंचाई पर यह कटाओ बना हुआ है। लेखिका ने भी उस सुंदर दृश्य को हृदय में समो लिया। वह आध्यात्मिकता से जुड़ गई। उन्हें ईश्वर की ऐसी रचनाओं और ऐसे कार्यों पर अचंभा हो रहा था। वो प्रसन्न थी, आह्लादित थी, साथ ही वो आध्यात्मिक ज्ञान से भी भरपूर हो गई थी, क्योंकि उस प्रकार के दृश्यों को देखकर उन्हें यह एहसास हो रहा था कि जो हमारे ऋषि मुनि ईश्वर हुए हैं, उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर पूजा अर्चना की होगी या वेदों की रचना की गई होगी। वह विचार करने लगी कि शायद ऐसी ही सुंदरता से प्रेरित होकर ऋषियों ने वेदों की रचना की होगी और जीवन के सत्यों को खोजा होगा। तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में प्रसिद्ध 4 वेद हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन वेदों की रचना वो मानती हैं कि ऋषि मुनियों ने शायद ऐसे शांत स्थलों पर की होगी और ऐसी रचनाएं यहाँ पर हुई होंगी। ऋषि मुनियों ने जो पूजा अर्चना की है और सत्य की खोज इनके द्वारा की गई। मणि ने हिम शिखरों को एशिया के जल स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि एशिया के जल स्तंभ हैं। जल स्तंभ कैसे हैं बच्चों? क्योंकि जब गर्मी होती है तब धीरे धीरे बर्फ पिघलकर ये पानी में नदी के रूप में बहकर हमारे पास आती है और हम नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं। चाहे हमारे दिन प्रतिदिन के जो क्रियाकलाप रहते हैं, हम उस जल को वो साफ करके उस पानी को वो हम तक पहुंचाया जाता है। चाहे वो अनेक ऐसे सरकार द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, प्रबंध किए जाते हैं, जिनके द्वारा हम जिस पानी का इस्तेमाल करते हैं वो इस प्रकार नदियों से हमें प्राप्त होता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये एशिया के जल स्तंभ हैं, क्योंकि इस जल का प्रयोग हम करते हैं। कड़कड़ाती ठंड में पहरा देते फौजियों की कर्तव्य निष्ठा ने लेखिका को भावुक बना दिया। जब वे भारत चीन की सीमा पर स्थित भारतीय सैनिक से मिली तो उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखकर, उनके हंसने मुस्कुराने को देखकर वो हतप्रभ हो गई और बहुत ही उनका मन अपने देश के प्रति और उन जवानों के प्रति श्रद्धा भाव से भर गया। कटाओ से युमथांग की ओर जाते हुए प्रियुता और रोडोडेंड्रो ने फूलों की घाटी को भी देखा। तो उन फूलों की घाटियों को देखा उन्होंने। प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल वहां पर थे। युमथांग कटाओ जैसा सुंदर नहीं था। वो कहती हैं कि कटाओ जैसा सुंदर नहीं था, क्योंकि युमथांग में पर्यटक आते रहते हैं। वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है जिसको देखने के लिए बहुत से सैलानी आते हैं। लेकिन कटाओ में इतने लोग नहीं जाते, क्योंकि वो एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। वो एक ऐसा पर्यटन स्थल नहीं अभी तक घोषित हुआ, इसलिए वहां पर अभी वास्तविक प्राकृतिक सुंदरता है। तो क्या कहना चाहती हैं इसके माध्यम से लेखिका कि जिन स्थानों पर टूरिस्ट जाते हैं, जो हमारे दर्शनीय स्थल बन चुके हैं, वहां पर जाकर लोग गंदगी फैलाते हैं, कूड़ा फैलाते हैं, जिसके कारण वहां का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है और धीरे धीरे जो उसका वास्तविक रूप है वो नीचे गिरने लगता है, अच्छा नहीं रहता। तो युमथांग कटाओ जैसा सुंदर नहीं था। वहां एक सिक्किमी स्त्री ने अपना परिचय इंडियन देकर करवाया। आप जानते हैं, जब उसमें लेखिका ने पूछा क्या तुम सिक्किमी हो, तो उस महिला ने कहा कि नहीं, मैं इंडियन हूं। तो लेखिका खुश हो गई। रास्ते में गाइड नार्गे ने चांदनी रात में भौंकने वाले कुत्ते दिखाए। गुरु नानक के पद चिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया जहां कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे और वहां पर चावल की खेती होती है। तो इस प्रकार की विशेष जानकारी जतिन नार्गे ने लेखिका को दी।
खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र भी दिखाया जहां देवी देवताओं का निवास माना जाता है। नार्गे ने पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों से के प्रति पूज्य भाव की भी जानकारी दी। कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक के पर्यटक स्थल बनने और नए रास्तों के साथ नए स्थानों को खोजने के प्रयासों की भी जानकारी दी। तो इस प्रकार विशेष जानकारी जतिन नार्गे द्वारा लेखिका को मिली और मधु काकरिया जी ने अपने इस पाठ में, इस यात्रा वृतांत में इस सारी जानकारी को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि इसे पढ़ते हुए हमें लगता है कि हम गैंगटॉक की यात्रा कर रहे हैं। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.